अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम इम्मैनुअल कांट का ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म डिस्कस करेंगे आज। बहुत इजी करके आप लोगों को समझाऊंगा, बस आप लोगों ने गौर से इस डायग्राम को समझने की कोशिश करनी है। ये डायग्राम अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आपको कांट का ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म पूरा समझ आ जाएगा। ठीक, आप एग्जाम में इसी डायग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। इस डायग्राम के बाद हमने क्या चीजें डिस्कस करनी है वो देखें। हम कंपैरिजन देखेंगे कि कांट की फिलॉसफी ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, इसके अंदर रियलिज्म का टच भी है, आइडियलिज्म का टच भी है, कैसे है वो देखेंगे। कांट की फिलॉसफी ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म ये मिक्सचर है रैशनलिज्म का और एम्पेरिसिज्म का, कैसे है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स क्या है। ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स, इसके अंदर स्पेस एंड टाइम को हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक्स, इसके अंदर 12 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक्स, इसके अंदर हम रीजन को डिस्कस करेंगे। अब ये जो चीजें स्पेस टाइम हो गया, 12 कैटेगरीज हो गई, रीजन हो गया, इसकी जो बेस है वो आपकी इस डायग्राम से बनेगी। अगर ये डायग्राम आपको समझ आ गया तो जो आगे चीजें हमने डिस्कस करनी है परफेक्ट है कि वो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएंगी। ठीक, एंड पे ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, आ जाएं जी, शुरू करते हैं। इस डायग्राम को जरा गौर से सुने और इसको अपने पास बना भी लें। इस डायग्राम को देखें, कांट क्या कहता है कि दो तरह की वर्ल्ड्स हैं, एक है वर्ल्ड ऑफ नॉमिना और दूसरी है वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना। ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये जो मैंने बनाई हुई है इस तरह की लाइन डॉट की, इससे मैंने सेपरेट किया हुआ है वर्ल्ड ऑफ नॉमिना को और वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना को। ठीक, दो तरह की वर्ल्ड्स हैं। पहले देखें वर्ल्ड ऑफ नॉमिना क्या है। यहां ये वो वर्ल्ड है नॉमिना जिसके अंदर ट्रू एंड रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली हमारे माइंड से बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। नॉमिना के अंदर रियल ऑब्जेक्ट्स, और वो रियल ऑब्जेक्ट्स थिंग्स इन देमसेल्व्स होते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आउटसाइड ऑफ आवर माइंड्स। हमारे माइंड से बाहर चीजें एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं और थिंग्स इन देमसेल्व्स होती हैं, एग्जिस्ट। और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो हमारे माइंड से बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट विदाउट स्पेस एंड टाइम। विदाउट स्पेस एंड टाइम वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट है वो हमारे माइंड के अंदर है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं है। ये कांट कहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा फिर मैं रिपीट करता हूं, उसको गौर सुने। स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट सिर्फ हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स कि स्पेस एंड टाइम एक प्योर आइडिया है जो हमारे माइंड के अंदर है, ए प्रियोरी कंसेप्ट है। ठीक, समझ आई। अगर स्पेस एंड टाइम एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता तो इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी विदाउट स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, समझ आई। आगे देखें, वी कैन नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू नॉमिना। और ये नॉमिना जो है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। थिंग्स इन देमसेल्व्स हम नहीं जान सकते। इन ट्रू ऑब्जेक्ट्स को, रियल ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं जान सकते क्योंकि हमारी डायरेक्ट एक्सेस वहां पे नहीं है, जिसकी वजह से ये नॉमिना अननोएबल टू अस है। तो फिर हम ये दुनिया के अंदर जो चीजों को परसीव कर रहे हैं ये कैसे करते हैं? क्वेश्चन ये है ना
कि अगर हम नोमिना को नहीं जान सकते, ट्रू और रियल ऑब्जेक्ट्स को नहीं जान सकते, तो फिर हम ये चीजें परसीव कैसे कर रहे हैं दुनिया के अंदर। ये मार्कर है, अगर ये नोमिना के अंदर है, थिंग इन इटसेल्फ है ये मार्कर, तो मैं इस मार्कर के बारे में कभी भी नहीं जान सकता, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं है। इस मार्कर को मैं नहीं जान सकता, ये नोमिना के अंदर है। लेकिन फिर भी मेरे जहन में मार्कर का कंसेप्ट है, ठीक। बेशक ये नोमिना के अंदर है, इसको मैं थिंग इन इटसेल्फ नहीं जान सकता, लेकिन फिर भी मेरे जहन में इस मार्कर का कंसेप्ट है। वो क्यों है? वो वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना की वजह से है। मैंने आपको पहले कहा दो वर्ल्ड्स हैं, वर्ल्ड ऑफ नोमिना और दूसरी है वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना। वर्ल्ड ऑफ नोमिना तक तो हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, लेकिन हम जो चीजों को जानते हैं, जो परसीव कर रहे हैं दुनिया की चीजों को, वो पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना है। अब ये वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना क्या है? ये देखें, ऑल वी कैन परसीव एंड एक्सपीरियंस इज फिनोमिना। What we perceive are just appearances of objects. इस वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना के अंदर हम क्या करते हैं? हम चीजों की अपीयरेंसेस को परसीव कर रहे होते हैं, अपीयरेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उनको हम परसीव कर रहे होते हैं। प्लस एक और काम होता है, जब हम ऑब्जेक्ट्स की अपीयरेंसेस को परसीव कर रहे होते हैं तो दूसरा काम ये होता है, आवर माइंड्स फिल्टर इट, हमारा माइंड उनको फिल्टर करता है। क्वेश्चन ये है कि कैसे फिल्टर करता है? यहां पे आए इस तरफ। कांट ये कहता है कि जो ह्यूमन माइंड है, इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह हुई है कि इसके अंदर स्पेस प्लस टाइम, ये ए प्रियोरी कंसेप्ट्स हैं जो माइंड के अंदर पहले से हैं। स्पेस प्लस टाइम, इसके साथ साथ हमारे माइंड के अंदर 12 कैटेगरीज हैं, और ये 12 कैटेगरीज, हम जो भी चीज परसीव करते हैं, हमारा माइंड उसको इन चीजों के थ्रू परसीव करता है। ये टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पेस टाइम 12 कैटेगरीज। देखें, नोमिना को डायरेक्ट में परसीव नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जिसमें अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये मार्कर वहां पे है नोमिना में, ठीक। ये इस शेप में नहीं है जिस शेप में आपको ये नजर आ रहा है इसके कलर की। ये सपोज करें ये इस शेप में है, इस तरह है, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं पता कि इसका कलर क्या है, ये किस तरह का है, हार्ड है, सॉफ्ट है, किस तरह का है। ये नोमिना के अंदर थिंग इन इटसेल्फ है। ये नजर आ रहा है जो मार्कर मैंने बनाया। सपोज करें मार्कर नोमिना के अंदर इस तरह है, लेकिन जब वो मेरे इस वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना के अंदर जब मैं इसको एक्सपीरियंस करता हूं तो ये इस शेप में होता है। नोमिना के अंदर उस शेप में है जिसको मैं डायरेक्टली परसीव नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं पता कि नोमिना के अंदर ये थिंग इन इटसेल्फ किस तरह है, लेकिन फिनोमिना के अंदर मैं इसको इस तरह परसीव कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड इन टूल्स को यूज कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर रहा है। क्या क्या चीजें अप्लाई कर रहा है? टूल्स क्या क्या हैं? स्पेस, टाइम और 12 कैटेगरीज। मेरा माइंड इनको 12 कैटेगरीज में इस मार्कर को किस तरह परसीव कर रहा है, इसका कलर क्या है, शेप क्या है, ठीक। फिर इसकी एग्जिस्टेंस किस तरह है, स्पेस में ये कितनी जगह घेर रहा है, टाइमिंग क्या है, मैं इसको अब परसीव कर रहा हूं, मैं इसको नाउ कह रहा हूं, नाउ आई एम परसीविंग इट, ठीक। समझ आई बात की कि मेरा माइंड, इंसानों का माइंड, उसके अंदर जो टूल्स हैं, स्पेस हो गया, टाइम हो गया, और जो 12 कैटेगरीज है माइंड की, हमारा माइंड उनको अप्लाई करता है चीजों के ऊपर वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना के अंदर, जहां पे अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पॉसिबल हो जाती है। आवर माइंड्स फिल्टर इट। अगर माइंड के अंदर ये स्पेस, टाइम और 12 कैटेगरीज ना हो तो हम कभी भी चीजों
की अपीयरेंस को नहीं देख पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम नॉमिना को जान पाएंगे। नॉमिना को तो हम वैसे भी नहीं जान सकते अकॉर्डिंग टू कांट, लेकिन जो एक पॉसिबिलिटी थी कि हम अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को जान सकते थे, अगर ये स्पेस टाइम और 12 कैटेगरीज हमारे माइंड में ना होती तो ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती। आप समझ आई बात की? अब मैं एक रफ एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, बड़ी क्रूड सी एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। घोस्ट का कंसेप्ट है, जिन होते हैं। एंजल्स का कंसेप्ट है, एंजल्स होते हैं। ठीक, तो फिर हम उन एंजल्स को या घोस्ट को परसीव क्यों नहीं कर सकते? वजह यह है कि ये टूल्स जो हैं, स्पेस टाइम और 12 कैटेगरीज, ये हम उन पे अप्लाई नहीं कर सकते। इन कैटेगरीज के 12 कैटेगरीज के अंदर हम उनको, घोस्ट को, एंजल्स को हम ला नहीं सकते, ना ही उसको हम स्पेस और टाइम के अंदर ला सकते हैं, जिसकी वजह से हम उनको परसीव नहीं कर सकते। ठीक, समझ आई? अब आगे आए। ये एक और मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे कोई चीज है, दुनिया में कोई भी चीज है, पड़ी हुई है नॉमिना के अंदर। हमारी डायरेक्ट एक्सेस नॉमिना तक नहीं है, इस वजह से हम इस चीज को जान नहीं सकते। लेकिन हमारा माइंड, इस चीज को हम थिंग इन इटसेल्फ नहीं जान सकते, लेकिन हमारा माइंड जिसके अंदर ये टूल्स हैं, स्पेस प्लस टाइम प्लस 12 कैटेगरीज, S प्लस T प्लस 12C, ये फार्मूला याद रखना है आपने। हमारे माइंड के अंदर जो ये टूल्स हैं, ये फार्मूला जो हमारे माइंड के अंदर है, ये अप्लाई कर रहा है उस चीज के ऊपर। इस फार्मूला को अप्लाई कर रहा है हमारा माइंड, S प्लस T प्लस 12C, जिसकी वजह से ये चीज जो है, जो नॉमिना के अंदर है, उसकी अपीयरेंस फिनोमिना के अंदर पॉसिबल हुई, और हमने उसको डिफरेंशिएट किया स्पेस टाइम और 12 कैटेगरीज के अंदर। हार्ड है, सॉफ्ट है, कलर क्या है, शेप क्या है, सिंगल है, प्लूरल है। ठीक, और फिर इस अपीयरेंस जो हमें नजर आई, अपीयरेंस, ये फिर जाके हमारे दिमाग में इसकी एक कंसेप्ट बना देती है। इस अपीयरेंस जो हमारे माइंड ने जो फिल्टर्स के थ्रू ये अपीयरेंस क्रिएट की, ये अपीयरेंस फिर हम इस अपीयरेंस को समझ लेते हैं और उसका कंसेप्ट हमारे माइंड में बना लेते हैं। चीजों की अपीयरेंसेस किस वजह से पॉसिबल है? स्पेस प्लस टाइम प्लस 12 कैटेगरीज, जो ये फार्मूला हमारे माइंड के अंदर है, उसकी वजह से। और फिर जब हम उनकी अपीयरेंसेस को बना लेते हैं, परसीव कर लेते हैं, तो हम उसका एक प्रॉपर कंसेप्ट बना लेते हैं। समझ आई यहां तक? ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। स्पेस प्लस टाइम प्लस 12 कैटेगरीज, S प्लस T प्लस 12C। ठीक, अब हम मजीद आगे जो चीजें पढ़ेंगे उसमें हम स्पेस टाइम को हम ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। 12 कैटेगरीज को मैं बताऊंगा कि 12 कैटेगरीज क्या हैं, वन बाय वन करके बताऊंगा। इसको हम ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक्स पढ़ेंगे कि हम रीजन आउट कैसे करते हैं चीजों को। फिर इस पे क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। लेकिन इस डायग्राम के अभी फौरन बाद हमने आइडियलिज्म और रियलिज्म के दरमियान में जो ये कांट की फिलॉसफी आ रही है उसको देखना है, फिर रैशनलिज्म एम्पिरिसिज्म के दरमियान। तो ये डायग्राम आप लोगों को समझ आई, ये कांट की टोटल फिलॉसफी है। स्पेस एंड टाइम एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, माइंड के अंदर करता है। और हमारे माइंड के अंदर 12 कैटेगरीज हैं, जिसकी वजह से हम इन चीजों को अपनी 12 कैटेगरीज में उतार लेते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, कंसेप्ट बना लेते हैं। और इसी स्पेस प्लस टाइम प्लस 12 कैटेगरीज की वजह से वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना के अंदर हम चीजों की अपीयरेंस कर सकते हैं।
अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो जाती है। और नॉमिना, इसको हम जान ही नहीं सकते क्योंकि यहां तक हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, अननोएबल है। आप लोगों को ये बार बार कंफ्यूज कर रहा होगा कि जब यहां तक हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है तो फिर हम कैसे, इतनी बड़ी हमने फिलॉसफी कांट ने इसके ऊपर बना दी। तो ये इसका पॉइंट क्रिटिसिज्म में आएगा, टेंशन नहीं लेनी, वो क्रिटिसिज्म में देखेंगे। समझ आई? अब मैं इसको मिटा के आगे चलते हैं, नोट कर लें जी। तो आ जाएं जरा देखें, ये जो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है इसकी आउटलाइन जरा देखें कि आउटलाइन आपने कैसे इसको एग्जाम में डिस्कस करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाना है जो मैंने पीछे आप लोगों को बताया, फिर उस डायग्राम का क्रक्स आपने लिखना है रिटन फॉर्म में, जिसमें वर्ल्ड ऑफ नॉमिना क्या है, वर्ल्ड ऑफ फेनोमेना क्या है, हमारा माइंड फिल्टर कैसे करता है, स्पेस टाइम एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि सिर्फ माइंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि उसके अंदर स्पेस प्लस टाइम प्लस 12 कैटेगरीज ये एग्जिस्ट करती हैं। तो थोड़ा क्रक्स आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद कंपैरिजन पे आ जाए, उसकी हेडिंग दें, या इसको एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं। रियलिज्म और आइडियलिज्म, इनके दरमियान में हम देखेंगे कि कांट का जो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है वो कहां पे प्लेस करता है। फिर रैशनलिज्म और एम्पेरिसिज्म, इसी कंपैरिजन के अंदर वो अलग आप लोगों ने लिखना है। फिर ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स, जिसमें सिर्फ स्पेस और टाइम की बात हम करेंगे। बिल्कुल इजी है, जो हमने चीजें डिस्कस की वही यहां पे आएंगी, बस सिर्फ आपको तरतीब बता रहा हूं। फिर ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक्स, जिसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, 12 कैटेगरीज आ जाती हैं। फिर आपकी मर्जी है वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना को अलग से डिस्कस करना है हेडिंग दे के, वर्ल्ड ऑफ नॉमिना, वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना, इन दोनों को अलग अलग करके डिस्कस करना है, या क्रक्स में ही हाईलाइट करके आप डिस्कस करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर आ जाएगा ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक आ जाएगा, जिसमें रीजन की बात करते हैं कि एक बार जब कंसेप्ट बन गया तो हम इस कंसेप्ट को इस किसी और चीज के ऊपर कैसे रीजन आउट करते हैं। फिर एंड पे क्रिटिसिज्म आ जाएगा, ये आउटलाइन होगी। ठीक, अब आए कंपैरिजन में। एक हम पढ़ते हैं डायरेक्ट रियलिज्म, एक होता है इनडायरेक्ट रियलिज्म, एक होता है आइडियलिज्म। इनको जरा समझें। ये समझ आ गए कांट का ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट रियलिज्म क्या कहता है? रियलिटी यू परसीव इज एग्जैक्टली व्हाट एग्जिस्ट इन एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो कुछ भी मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में देख रहा हूं और उसे परसीव कर रहा हूं, तो इन एक्सटर्नल वर्ल्ड और मेरे माइंड की परसेप्शन दोनों के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह चीजें एक्सटर्नल वर्ल्ड में मौजूद हैं, फिगर, एक्सटेंशन, शेप, कलर, टेस्ट, स्मेल, जिस तरह एक्सटर्नल वर्ल्ड में मौजूद हैं, उसी तरह मेरा माइंड उनको परसीव करके उनका कंसेप्ट बना रहा है। देखें, फिगर, एक्सटेंशन, शेप, कलर, ये ऑब्जेक्ट्स एक्सटर्नल वर्ल्ड में मौजूद हैं। माइंड इनको इसी तरह पिक कर रहा है जिस तरह उसको फिगर नजर आ रहा है, एक्सटेंशन नजर आ रही है, शेप नजर आ रही है, कलर नजर आ रहा है, टेस्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीजें जिस तरह मौजूद हैं, उसी तरह हमारा माइंड उनको सेम उसी तरह परसीव कर रहा है, और उसी तरह फिगर, एक्सटेंशन, शेप, कलर हमारे माइंड में उनका बन रहा है। कोई नई चीज नहीं है। ठीक। इनडायरेक्ट रियलिज्म क्या कहता है? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ माइंड बट माइंड डिपेंडेंट। ये बात वो मान रहे हैं कि ठीक है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो चीजें माइंड डिपेंडेंट हैं। किस तरह माइंड डिपेंडेंट है? देखें, ऑब्जेक्ट में फिगर और एक्सटेंशन तो मौजूद है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, लेकिन हमारा माइंड उनको प्रोसेस करता है, उनको कलर, टेस्ट, स्मेल, ये चीजें अलॉट करता है, इस तरह अंडरस्टैंड करता है। कलर, टेस्ट, स्मेल ये माइंड के फंक्शंस हैं। फिगर, एक्सटेंशन एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीजें मौजूद हैं। एग्जांपल देखें फोटोकॉपी की। आपके सामने फोटोकॉपी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट होती है। ठीक, अगर उस फोटोकॉपी के ऊपर आप कलर्स अप्लाई करें,
आपके पास एक फोटोकॉपी है किसी पेंटिंग की और उसको आप कलर करना चाहें, कहीं से रेड कर दें, कहीं से ब्लू कर दें, कहीं से ग्रीन कर दें, ठीक, तो क्या है, उस फोटोकॉपी को आपने कलर कॉपी में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज यहां पे है कि फिगर और एक्सटेंशन तो मौजूद है, उनकी शेप मौजूद है, एक्सटेंशन मौजूद है, लेकिन हमारा माइंड उनको कलर, टेस्ट, स्मेल, ये चीजें अलॉट करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। कलर, टेस्ट, ये चीजें एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं है, ये प्योरली माइंड के अंदर है, ये इनडायरेक्ट रियलिज्म है, ठीक। अब आइडियलिज्म क्या है कि नो एक्सटर्नल और फिजिकल वर्ल्ड बियॉन्ड आवर माइंड्स, कि हमारे माइंड के बाहर कोई भी एक्सटर्नल वर्ल्ड या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो कुछ है हमारे माइंड के अंदर है। एग्जाम्पल देखिए, ये माइंड है और ये एक्सटर्नल वर्ल्ड है। एक्सटर्नल वर्ल्ड के आगे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, नीचे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, जो कुछ है माइंड के अंदर है। फिगर, एक्सटेंशन, कलर, शेप। देखें, इनडायरेक्ट रियलिज्म में फिगर और एक्सटेंशन बाहर थे, एक्सटर्नल वर्ल्ड में थे। यहां पे डायरेक्ट रियलिज्म के अंदर फिगर, एक्सटेंशन, शेप, कलर, टेस्ट, स्मेल सब कुछ बाहर था, लेकिन आइडियलिज्म के अंदर सब कुछ माइंड के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। इसकी एग्जांपल है प्रोजेक्टर की। आपने देखा होगा जब आप प्रोजेक्टर ऑन करते हैं तो जो चीज, जो मूवी प्रोजेक्टर के अंदर है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है दीवार के ऊपर और वो मूवी हमें बाहर दीवार में नजर आती है। इसी तरह है ना, तो आइडियलिज्म भी यही कह रहा है कि सब कुछ माइंड के अंदर है, जो बाहर हमें चीजें नजर आ रही हैं वो हमारे माइंड की प्रोजेक्शंस हैं जो हमें नजर आ रहा है बाहर। समझ आए? अब ये जो फिलॉसफी है इसको फिलॉसफी ऑफ परसेप्शन कहते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट रियलिज्म, इनडायरेक्ट रियलिज्म या आइडियलिज्म या ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म पढ़ते हैं। इनको कलेक्टिवली फिलॉसफी ऑफ परसेप्शन कहा जाता है। इसके अंदर ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कहां पे प्लेस करता है? वो इन दो के दरमियान में, इनडायरेक्ट रियलिज्म और आइडियलिज्म, इनके दरमियान में प्लेस करता है यहां पे ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। कैसे? देखें, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कांट का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि रियल ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में, रियल ऑब्जेक्ट्स इन एक्सटर्नल वर्ल्ड मौजूद हैं, और माइंड के अंदर स्पेस, टाइम और 12 कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू हम उन ऑब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ठीक। लेकिन कांट मजीद कहता है कि दो टाइप ऑफ वर्ल्ड्स हैं, एक नॉमिना है, एक फिनोमिना है। नॉमिना वो वर्ल्ड है जिसको हम परसीव ही नहीं कर सकते, जो अननोएबल है, लेकिन फिर भी जो हम माइंड के अंदर कंसेप्ट्स बना रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी इस फिनोमिना की वजह से है। और ये फिनोमिना प्रोसेस किस तरह करती है? माइंड के जो टूल्स हैं, स्पेस, टाइम और 12 कैटेगरीज, इनके थ्रू प्रोसेस करती है और चीजों की अपीयरेंसेस हमें नजर आती है और हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको स्पेस टाइम में लोकेट कर सकते हैं, उनको 12 कैटेगरीज में डाल के हम ये बता सकते हैं कि इसकी शेप क्या है, कलर क्या है, स्मेल कैसी है, फिगर कैसा है, ठीक। ये चीजें हो गई, हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक। अब ये जो वर्ड है ट्रांसेंडेंटल, इसका मतलब है बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, और आइडियलिज्म का मतलब देखें कि जो चीजें एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती बल्कि माइंड में है। अब कांट ने इन दोनों को कंबाइन कैसे किया? देखें, नॉमिना वो वर्ल्ड है जिसको हम जान ही नहीं सकते जहां तक हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, ठीक। लेकिन माइंड के अंदर जो स्पेस और टाइम का कंसेप्ट है ये तो प्योर आइडियलिस्टिक कंसेप्ट है ना। एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो स्पेस टाइम आइडियलिज्म भी कह रहा है कि नहीं है, माइंड के अंदर है, और कांट भी यही बात कर रहा है कि जो स्पेस और टाइम का कंसेप्ट है वो माइंड के अंदर है, प्लस 12 कैटेगरीज भी तो माइंड के अंदर है। तो आइडियलिज्म से कुछ बातें उठा ली कांट ने, और इनडायरेक्ट रियलिज्म से ये बात उठाई कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बेशक हम उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, नॉमिना के अंदर चीजें एग्जिस्ट करती हैं,
ये कंसेप्ट तो इनडायरेक्ट रियलिज्म में आ गया। इनडायरेक्ट रियलिज्म में भी तो है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में। समझ आई बात की? इनडायरेक्ट रियलिज्म से ये जो कंसेप्ट आया नोमिना का कि चीजें थिंग इन इटसेल्फ एग्जिस्ट कर रही हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में, और आइडियलिज्म से प्योर स्पेस टाइम का कंसेप्ट आ गया। 12 कैटेगरीज भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे जो इनडायरेक्ट रियलिज्म है, यहाँ पे उसने इतना डिटेल में हमें बात नहीं की, लेकिन कांट ने 12 कैटेगरीज का एडिशन करके इसको डिफरेंशिएट कर दिया इनडायरेक्ट रियलिज्म से। इनडायरेक्ट रियलिज्म में सिर्फ कलर टेस्ट और ये चीजें, जबकि कांट ने इसको ज्यादा प्रॉपर तरीके से बताया 12 कैटेगरीज। अब समझ आई बात की? अब हम जाते हैं रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म में कहां पे कांट की फिलॉसफी प्लेस करती है। इसको नोट कर लें। अब आगे आए, देखें रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के दरमियान देखें। रैशनलिज्म ये है कि हम जितना भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये सारा क्या है? रीजनिंग की वजह से है। एम्पिरिसिज्म क्या है कि हम जितना भी नॉलेज गेन कर रहे हैं एक्सपीरियंस की वजह से है, ठीक, सेंसरी ऑब्जर्वेशंस की वजह से है। रैशनलिज्म के अंदर एनालिटिक प्रोपोजिशंस आती हैं, ठीक, जिन्हें ट्रूथ्स ऑफ रीजन कहा जाता है, जैसे कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। अब इसको अपनी रीजनिंग के थ्रू इस स्टेटमेंट को आप वैलिडेट कर सकते हैं। कैसे? देखें, ऑल बैचलर्स, बैचलर्स का मतलब ही है अनमैरिड, ठीक। तो ये स्टेटमेंट जो है, इसको आप अपने रीजन के अंदर ही क्या कर सकते हैं? इसको वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट थ्रू रीजन। एनालिटिक प्रोपोजिशंस रैशनलिज्म के अंदर होती हैं, जिन्हें ट्रूथ्स ऑफ रीजन कहा जाता है। प्योरली रीजन के थ्रू हम सच्चाई को जान सकते हैं, ठीक। एम्पिरिसिज्म में हमें सेंसरी ऑब्जर्वेशंस करनी होती हैं, एक्सपीरियंसेस करने होते हैं, और यहां पे सिंथेटिक प्रोपोजिशंस आती हैं, जिनमें जरूरत होती है कि अगर उनकी सच्चाई मालूम करनी है तो हमें जाके एक्सपीरियंस करना है। इन्हें हम ट्रूथ्स ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। जैसे यहां पे ट्रूथ्स ऑफ रीजन, यहां पे ट्रूथ्स ऑफ फैक्ट्स। देखें, ऑल बैचलर्स आर हैप्पी। अब इस बात को वैलिडेट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस करना होगा। वैलिडेट थ्रू एक्सपीरियंस, आपने जाके देखना होगा क्या बैचलर्स हैप्पी हैं या नहीं, ठीक। अब नॉलेज जो है, इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक ए प्रियोरी नॉलेज होता है, एक ए पोस्टियोरी नॉलेज होता है। ए प्रियोरी नॉलेज इसी रैशनलिज्म के अंदर आता है, जिसे हम डिफाइन करते हैं नॉलेज कम्स फ्रॉम रीजन। ए पोस्टियोरी नॉलेज एम्पिरिसिज्म के अंदर आता है, जिसे हम डिफाइन करते हैं नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। समझ आई? तो अगर हम इसको थोड़ा सा टेबुलेशन में लाएं, रैशनलिज्म इज इक्वल टू एनालिटिक प्रोपोजिशंस प्लस ए प्रियोरी, और एम्पिरिसिज्म इज इक्वल टू सिंथेटिक प्रोपोजिशंस प्लस ए पोस्टियोरी। कांट का जो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है, उसने क्या किया? उसने सिंथेटिक को ए प्रियोरी के साथ मिला दिया, और ये चीज बिल्कुल उस टाइम 18वीं सेंचुरी में न्यू थी। सिंथेटिक को मिला दिया ए प्रियोरी के साथ, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। सिंथेटिक प्लस ए प्रियोरी मींस एक्सपीरियंस भी है, सेंसरी ऑब्जर्वेशंस भी हैं, और ए प्रियोरी नॉलेज भी है जो पहले से मौजूद है। स्पेस टाइम का कंसेप्ट हो गया, 12 कैटेगरीज हो गई, या उसके अलावा मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस हो गई, 7 + 7 = 14। तो माइंड के अंदर ए प्रियोरी नॉलेज भी है और सिंथेटिक एक्सपीरियंसेस की भी हमें जरूरत है। इन दोनों को मिला के हम ट्रू कंसेप्ट्स बना सकते हैं। तो कांट ने क्या किया? जो ह्यूमन माइंड था उसको एक्टिव ओरिजिनेटर ऑफ एक्सपीरियंस कर दिया, रादर देन पैसिव रेसिपेंट। एम्पिरिसिज्म में पैसिव रेसिपेंट्स हैं हम, रैशनलिज्म में सिर्फ रीजन है। इसने इन दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, और माइंड को एक्टिव ओरिजिनेटर ऑफ एक्सपीरियंस कर दिया, रादर देन पैसिव रेसिपेंट। आप किसी चीज को देखते हो, उसकी अपीयरेंसेस को, उसको 12 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हो, स्पेस एंड टाइम का फार्मूला उस पे लगा देते हो, तो क्या है? माइंड एक्टिव ओरिजिनेटर हो गया एक्सपीरियंस का,
और कांट के मुताबिक फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि ट्रू कंसेप्ट्स अपने माइंड में बना सके। अब समझ आई यहां तक? अब हम आगे चलते हैं। जी तो आ जाएं, देखें ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स, ये हेडिंग होगी आपकी अगली। इसमें आपने डिस्कस करना है स्पेस एंड टाइम को, कि स्पेस एंड टाइम एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते अकॉर्डिंग टू कांट। ये स्पेस एंड टाइम की एग्जिस्टेंस प्योरली एग्जिस्ट इन माइंड, माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू टाइम एंड स्पेस एक्सटर्नल वर्ल्ड सीम्स मोर ऑर्गेनाइज्ड। इस टाइम एंड स्पेस की वजह से हमें एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है वो ऑर्गेनाइज्ड नजर आती है, इसीलिए ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स का वर्ड यूज किया है यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन हमें प्योर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और अरेंज करना, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? स्पेस और टाइम की वजह से, जो कि हमारे माइंड के अंदर मौजूद है। उसकी वजह से हम ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज कर सकते हैं वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स को। स्पेस के थ्रू हम उन्हें लोकेट कर सकते हैं, टाइम के थ्रू हम बता सकते हैं कि किस टाइम में कौन सा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था या प्रेजेंट है। ठीक, तो स्पेस एंड टाइम क्या है? उसने जो कांट का ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है उसके अंदर एस्थेटिक्स लाया हुआ है। और ट्रांसेंडेंटल क्यों इसको कह रहे हैं? क्योंकि हम उस चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसेंडेंटल के लिटरल मीनिंग है जिसको हम जान नहीं सकते, अननोएबल है। ठीक है, बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस है। तो उस जो चीज बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जो कि नॉमिना के अंदर मौजूद है, उसको भी हम एस्थेटिक फॉर्म में ला सकते हैं। स्पेस एंड टाइम की वजह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। समझ आई? एक चीज और रहेगी, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ये कांट की बुक थी जो 1781 में उसने लिखी थी। ये सारा ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म इस बुक में उसने डिस्कस किया है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। फिर आता है ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक्स, अगली हेडिंग। इसमें हम डिस्कस करते हैं 12 कैटेगरीज, और इन 12 कैटेगरीज की वजह से अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड पॉसिबल हुई इंसान के लिए। और ये 12 कैटेगरीज ह्यूमन माइंड के अंदर हैं। एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा बना हुआ है जिसमें हम एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीजों को तोड़ तोड़ कर अंडरस्टैंड करते हैं। कलर क्या है, शेप क्या है, हार्ड है, सॉफ्ट है। ठीक, अब वो कैटेगरीज क्या हैं? ये 12 कैटेगरीज हैं। यूनिटी, प्लूरलिटी, टोटलिटी, रियलिटी, निगेशन, लिमिटेशन, सब्सटेंस, कैजुअलिटी, कॉज एंड इफेक्ट, कम्युनिटी, पॉसिबिलिटी, एग्जिस्टेंस, नेसेसिटी। इन 12 कैटेगरीज के अंदर हम चीजों को तोड़ते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। ये 12 कैटेगरीज फ्रेमवर्क हमारे माइंड के अंदर है। ठीक, समझ आई? तो ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक्स में हम क्या कर रहे हैं? जो चीज बियॉन्ड एक्सपीरियंस है, ट्रांसेंडेंटल है, बियॉन्ड एक्सपीरियंस है, ह्यूमन एक्सपीरियंस, उसके बारे में भी हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं थ्रू 12 कैटेगरीज। समझ आई? फिर अगली हेडिंग अगर आप देना चाहें, वर्ल्ड ऑफ नॉमिना। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, अगर ये चीज आप क्रक्स में डिस्कस कर देते हैं डायग्राम के बाद कुछ लाइनों में, तो भी आपकी मर्जी है हाईलाइट करके, या अगर अभी डिस्कस करना है इन हेडिंग्स के बाद, तो इसमें आपने वही चीजें बतानी है जो मैंने डायग्राम में बताई थी, नॉमिना के नीचे लिखी थी, कि रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, ट्रू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स इन इटसेल्फ, थिंग्स इन देमसेल्व्स होते हैं, विदाउट स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में, और स्पेस एंड टाइम एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, और यहां तक हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, इसलिए अननोएबल है। जब यहां तक हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, अननोएबल है, तो फिर भी हम दुनिया की चीजों को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके बारे में नॉलेज कैसे गेन कर रहे हैं? अगली हेडिंग, वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना की वजह से, कि अपीयरेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे माइंड फिल्ट्रेशन करता है अपने जो माइंड के अंदर स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट है और 12 कैटेगरीज हैं, उनके थ्रू फिल्टर करता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उनको अप्लाई करता है और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उनको तोड़ता है स्पेस में, टाइम में, 12 कैटेगरीज में, कि सिंगल है, प्लूरल है, कलर कैसा है, शेप कैसी है। ठीक, ये चीजें माइंड उसको क्या करता है? फिल्टर करता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है,
और ये सारा हम वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना के थ्रू अपीयरेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए पॉसिबल हो जाती है और हम उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक, अब दो चीजें बच गई, ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक्स और क्रिटिसिज्म, वो मैं बताता हूं जी। तो आगे देखें ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक्स। ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक्स अगली हेडिंग है, इसमें रीजन आ जाता है कि हम रीजनिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखें, प्रीवियस टू लेवल्स build our concepts and now it is ready for and now it is ready to be used। प्रीवियस टू लेवल्स थे, ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स और ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक्स। उन्होंने हमारे कंसेप्ट्स बनाए, हमने चीजों को स्पेस में लोकेट किया, टाइम बताया और 12 कैटेगरीज के थ्रू उसको अंडरस्टैंड किया। उन दो लेवल के बाद आता है डायलेक्टिक्स, कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हमारे जो कंसेप्ट्स बन गए हैं उन पे हम रीजनिंग कर सकें, उनकी मदद से हम नए कंसेप्ट्स बना सकें या उन कंसेप्ट्स को हम अप्लाई कर सकें किसी और चीज को रीजन आउट करने के लिए। ठीक, प्रीवियस टू लेवल्स बिल्ड आवर कंसेप्ट्स एंड नाउ इट इज रेडी टू बी यूज्ड। अप्लाई आवर कंसेप्ट्स, जो हमने प्रीवियस टू लेवल्स में बनाए, स्पेस में चीजों को लोकेट किया, टाइम बताया और 12 कैटेगरीज के थ्रू उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अप्लाई आवर कंसेप्ट्स, अब उन कंसेप्ट्स को टू फर्दर फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू कंसेप्ट्स को फॉर्मुलेट करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, मैंने एरोप्लेन की दी है। आपने एयरपोर्ट पे एरोप्लेन की अपीयरेंस देखी, नॉमिना में वो जिस तरह भी है वो तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, अपीयरेंस उसकी फिनोमेना में आपने एयरपोर्ट पे देखी, आपको पता चला प्लेन तो बहुत बड़ा है, कंसेप्ट बन गया और आपके जहन में ये कंसेप्ट भी बना हुआ था, आपने चीजें एक्सपीरियंस की हुई थी कि जब हम चीजों से दूर जाते हैं, स्पेस का अंसर बढ़ता जाता है तो क्या है, वो चीज छोटी नजर आने लग जाती है। अब ये एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, जब आप इस एरोप्लेन को हवा में उड़ते हुए देखोगे वो इतना सा नजर आएगा, तो इसका ये मतलब है कि आपके जो माइंड है, जो आपका कंसेप्ट्स बने हुए हैं, अब उन्होंने रीजन करना शुरू किया। तो आप ये कहोगे कि ये इल्यूजन है, जहाज इतना सा नहीं होता, जहाज बहुत बड़ा होता है, ये असल में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से वो हमें छोटा नजर आ रहा है। इसमें आप रीजनिंग स्टार्ट करते हो। स्टार्स को आप देखते हो तो आपको बहुत दूर नजर आते हैं और छोटे नजर आते हैं, आप रीजनिंग करते हो, आपको पता है चीजें जब डिस्टेंस पे हों तो छोटी नजर आती हैं, कंसेप्ट आपका बना हुआ है तो आप इसको अप्लाई करते हो स्टार्स के ऊपर कि स्टार्स छोटे नहीं होंगे, दूर हैं बहुत तो इसलिए छोटे नजर आ रहे हैं, हकीकत में ये बड़े होंगे। समझ आई? अब क्रिटिसिज्म पे आए कि ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, इस पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ। पहला क्रिटिसिज्म है कंटिन्यूटी का। इसकी एग्जांपल मैंने दी है बर्निंग कैंडल। कांट कहते हैं हम जब चीजों को वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना में हम चीजों को परसीव कर रहे होते हैं, उनकी अपीयरेंसेस को फिर हमारा माइंड उनके ऊपर स्पेस एंड टाइम को अप्लाई करता है, फिल्टर करता है, तो हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बर्निंग कैंडल की एग्जांपल है जो इसके क्रिटिसिज्म में दी गई कि अगर एक मोमबत्ती को मैं जला के कमरे में रख दूं और उसे देख रहा हूं, मोमबत्ती जल रही है, फिर मैं कमरे से चला जाऊं बाहर किसी काम से, कुछ देर बाद मैं आता हूं, वो मोमबत्ती को मैंने जलता हुआ छोड़ा, ठीक, कुछ देर बाद में आया, मोमबत्ती काफी ज्यादा जल चुकी थी, आधे से ज्यादा जल चुकी थी और वैक्स सारा साइडों पे इस तरह फैल गया था। तो वैक्स ने तो स्पेस को भी घेरा, टाइम को भी यूटिलाइज किया, इसने क्या नाम है, मोमबत्ती ने वैक्स को भी मोमबत्ती ने टाइम को यूटिलाइज किया, छोटी होती गई, जलती रही, और स्पेस को भी यूटिलाइज किया क्योंकि वैक्स ऐसे फैलती गई साइडों पे। जबकि मैं तो कमरे से बाहर चला गया था, स्पेस और टाइम का जो कंसेप्ट है वो तो मेरे माइंड के अंदर है, अगर मैं कमरे से बाहर चला गया हूं तो ये कंसेप्ट मेरे माइंड के साथ चला गया बाहर। फिर भी मोमबत्ती के अंदर ये कंटिन्यूटी कैसे रही कि वो टाइम को यूटिलाइज करती रही, स्पेस को यूटिलाइज करती रही। इट मींस कि वो कह रहे हैं कि टाइम और स्पेस एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक। फिर एक टाइम आएगा कि मोमबत्ती पूरी तरह खत्म हो जाएगी, बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाएगी और इस तरह एंड पे बैठ जाएगी,
मैं कमरे से फिर बाहर चला जाऊं और मोमबत्ती एंड तक आ जाए और पूरी तरह बुझ जाए, खत्म हो जाए, सिर्फ वैक्स रह जाए, तो अब भी मोमबत्ती ने टाइम को यूटिलाइज किया, स्पेस को यूटिलाइज किया, जबकि मैं उसको परसीव नहीं कर रहा डायरेक्टली। और स्पेस और टाइम तो मेरे माइंड के अंदर है और मैं कमरे को छोड़ के चला गया। लेकिन ये प्रोसेस फिर कैसे कंटिन्यूटी के साथ होता रहा, जिसमें टाइम भी यूटिलाइज होता रहा, स्पेस भी यूटिलाइज होता रहा, और मेरे अलावा कोई और भी कमरे में नहीं था जो उसको परसीव कर रहा होता। तो ये स्पेस और टाइम अगर मेरे माइंड में है तो फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूटी का कैसे पॉसिबल है कि कैंडल ने टाइम को भी यूटिलाइज किया, स्पेस को भी यूटिलाइज किया। ठीक। दूसरा देखें कॉज एंड इफेक्ट का। अच्छा, ये जो कंटिन्यूटी का जो मैंने अभी एग्जांपल दी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन तो किसी भी तरह से ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के अंदर नहीं आती। ठीक। कॉज एंड इफेक्ट। टाइम इज नीडेड फॉर कॉज एंड इफेक्ट टू हैपन। टाइम की जरूरत होती है कि कोई कॉज हो और उसका कोई इफेक्ट निकले। जब तक टाइम नहीं होगा कॉजेशन का प्रोसेस ही नहीं हो सकता। एग्जांपल देखिए, वाइल्ड प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स हैं, वाइल्ड प्लांट्स हैं, उनकी न्यूट्रिशन भी नेचुरल है, उनको पानी भी या तो बारिश से मिल रहा है या कोई नदी वगैरह का पानी उनको मिल रहा है। जो जंगलों के अंदर वाइल्ड प्लांट्स हैं, उनका सीड जर्मिनेट करता है, ग्रोथ करता है, ट्रीज बनते हैं और उन पे फ्रूट्स लगते हैं। अब ये सारा टाइम के साथ हो रहा होता है। सीड की ग्रोथ होती है, फिर ट्रीज बनते हैं, फिर फ्रूट्स उससे निकलते हैं। ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है इसमें टाइम लग रहा है। कॉज सीड है, उसका इफेक्ट फिर ग्रोथ है, फिर ग्रोथ के बाद ट्रीज हैं, फिर फ्रूट्स हैं, यानी सीड से फ्रूट्स तक। सीड कॉज हो गया, फ्रूट्स इफेक्ट हो गए। तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग है। और कांट के मुताबिक हम जो टाइम है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। टाइम नॉमिना के अंदर चीजें एज इट इज पड़ी हुई हैं, नॉमिना के अंदर, और वहां पे टाइम नहीं है। तो फिर ये तो कंट्राडिक्शन नहीं नजर आ रही हमें कि जंगलों के अंदर जो नॉमिना में कोई चीज है जिसे मैं परसीव नहीं कर रहा, वहां पे ग्रोथ हो रही है, कॉज इफेक्ट का रिलेशन नजर आ रहा है। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, जंगलों में मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी कोई सीड होगा, उसकी जर्मिनेशन हो रही होगी, ग्रोथ हो रही होगी, ट्रीज में बन रहे होंगे, फ्रूट्स उससे निकल रहे होंगे। कोई भी नहीं ऑब्जर्व कर रहा होगा, कोई भी उनको नहीं देख रहा होगा, लेकिन ये प्रोसेस तो चल रहा होगा। फिर तो ये बात है कि नॉमिना के अंदर भी टाइम है जो कॉजेशन कॉज कर रहा है, क्योंकि टाइम के बगैर कॉजेशन नहीं हो सकती। और कंट्राडिक्शन ये देखें कि अगर नॉमिना के अंदर टाइम नहीं है और मैं अगर किसी सीड को ऐसे बैठ के देख रहा हूं, मेरी अपीयरेंस में, क्योंकि मेरी अपीयरेंस जो मैं उसको देख रहा हूं तो मेरे माइंड के अंदर स्पेस और टाइम का कंसेप्ट है, तो मेरे जो माइंड का जो टाइम है उसकी वजह से कॉजेशन पॉसिबल हो रही है अपीयरेंस के अंदर। सीड ग्रो कर रहा है, मैं लाइव बैठ के उसको देख रहा हूं, 10 साल तक बैठ के देख रहा हूं, सीड ग्रो कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, प्लांट्स बन रहा है, ट्री बन गया, फिर फ्रूट्स बन गए, अपीयरेंस में कर रहा है क्योंकि मेरे माइंड में टाइम का कंसेप्ट है। लेकिन नॉमिना के अंदर टाइम का कंसेप्ट नहीं, तो इसका मतलब नॉमिना के अंदर वो एज इट इज सीड की तरह ही मौजूद होगा। तो कंट्राडिक्शन नहीं होगी कि नॉमिना के अंदर वो सीड है, उसने ग्रोथ की ही नहीं, लेकिन मैं जब उसकी अपीयरेंस को देख रहा हूं तो वो ग्रो कर रहा है। मेरे जो माइंड का टाइम है जब उस पर अप्लाई कर रहा हूं तो वो ग्रो कर रहा है। लेकिन नॉमिना के अंदर चूंकि टाइम नहीं है तो सीड फिर ग्रो भी नहीं करेगा, कॉज एंड इफेक्ट का जो सिस्टम है वो भी नहीं होगा। समझ आई बात की? तो ये क्रिटिसिज्म इस पे आया। तीसरा देखें, व्हील ऑफ परसेप्शन। जो नॉमिना है, जो मैंने स्टार्ट में डायग्राम बनाई वहां पे डॉट्स बनाए, नॉमिना उस साइड पे थी, तो इट मींस कि वो पर्दे के उस तरफ है नॉमिना, और हमारी जो परसेप्शन है वो वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना तक है। यहीं से हम चीजों को परसीव कर रहे हैं और नॉमिना के बारे में जानने की जो अननोएबल है, लेकिन फिर भी हम उसको अपीयरेंसेस के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वी एक्सपीरियंस अपीयरेंसेस, देन हाउ कैन वी थ्योराइज रियलिटी जो कि नॉमिना है, विच इज बियॉन्ड आवर एक्सेस।
फिर मैं नोमिना के बारे में थ्योरी कैसे डेवलप कर सकता हूं, जबकि मैं नोमिना को डायरेक्टली परसीव ही नहीं कर सकता, उसके बारे में जान ही नहीं सकता, तो फिर मैं उसके बारे में कोई थ्योरी कैसे डेवलप कर सकता हूं। मैं तो जस्ट अपीयरेंसेस को देख रहा हूं, फिनोमेना को देख रहा हूं, और जो रियलिटी है वो तो पर्दे के उस साइड पे है। नोमिना मैंने आपको बताया था इस तरह, ये डॉट्स थे, ये नोमिना था। नोमिना तो पर्दे के उस साइड पे है, रियलिटी जो कांट खुद कह रहा है कि वहां तक हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, हम उसको नहीं जान सकते, और असल चीजें भी यहां पे हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो चीजें हैं वो यहां पे हैं, और हम यहां पे फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पोर्शन को। तो फिर ये जो व्हील ऑफ परसेप्शन है, ये तो हमारा यहां, ये जो परसेप्शन हमारा है वो ये तो यहां तक महदूद है, लिमिटेड है। इस पर्दे के ये जो डॉट्स हैं, इस पर्दे के उस साइड पे नोमिना को तो मैं देख ही नहीं रहा, परसीव ही नहीं कर रहा, उसके बारे में मैं जान ही नहीं सकता, वहां तक तो मेरी डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं है। फिर मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में कोई थ्योरी कैसे पेश कर सकता हूं? सिंपल बात है, मैं इन चीजों के बारे में, नोमिना के बारे में थ्योरी कैसे पेश कर सकता हूं जब मैं उसको एज इट इज जान ही नहीं सकता। अब समझ आई क्रिटिसिज्म की? वी एक्सपीरियंस अपीयरेंसेस, हम ऑब्जेक्ट्स की जो अपीयरेंसेस है उनको एक्सपीरियंस करते हैं, और उनकी अपीयरेंस भी इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारा माइंड उनको स्पेस और टाइम में लोकेट करता है, और 12 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके उनकी अपीयरेंस को हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल बनाता है। देन हाउ कैन वी थ्योराइज रियलिटी, जो कि नोमिना है, जो कि थिंग्स इन इटसेल्फ है, विच इज बियॉन्ड आवर एक्सेस। असल चीज तो वो है, रियलिटी तो नोमिना है, वहां पे चीजें असल मौजूद हैं, हम तो अपीयरेंसेस को ही रियलिटी मान रहे हैं। जो चीजें वहां पे मौजूद है उन तक हमारी रसाई ही नहीं है, तो फिर हम उनके बारे में कैसे थ्योरी पेश कर सकते हैं? तो कंट्राडिक्शन है। अब ये सारा समझ आया? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बता दें, अगर समझ आ गया है तो भी कमेंट्स में मुझे बता दें कि आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।